नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लुसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान में प्राचीन इतिहास के संदर्भ में उत्तर मौर्य काल और संगम काल दोनों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो के पहले भाग में हम उत्तर मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वाले भाग में हम लोग संगम काल के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि उत्तर मौर्य काल से रिलेटेड होगा, जिसकी जो तारीख है वो 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वन की स्थापना 150 ईस्वी पूर्व में की? और इसका सही आंसर है पुष्यमित्र। तो दोस्तों उन्हें पुष्यमित्र शुंग कहा जाता था। दोस्तों, मौर्योत्तर काल की बात करें तो उसे आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक देशी उत्तराधिकारी और एक विदेशी उत्तराधिकारी। दोस्तों, देशी उत्तराधिकारी में जो वंश थे वो थे शुंग वंश, जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश जिसके संस्थापक थे वासुदेव, और सतवाहन वंश जिसके संस्थापक थे शिमुख। इसके अतिरिक्त जो विदेशी उत्तराधिकारी थे उनमें हिंद, यवन, शक, पल्लव और कुषाण थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस थे, पल्लव वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे, और शक को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी छत्रक और दक्षिणी छत्रक। और हिंद यवन के संस्थापक थे डेमेट्रियस। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? उसका सही आंसर है सेनापति। अगला प्रश्न है, कण्व या काणव वंश का संस्थापक कौन था? तो अभी हम डिस्कस किया, कण्व वंश संस्थापक थे वासुदेव। सतवाहन का संस्थापक कौन थे? तो शिमुख थे। अगला प्रश्न है, सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो किनके स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो मौर्यों के अधीन काम किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो उसका सही आंसर है कनिष्क। दोस्तों, कनिष्क के ही शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जो कि कश्मीर में हुई थी, कुंडल ग्राम में। अगला प्रश्न है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? उसका सही आंसर है भारत ग्रीक शैली के। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर थी। अगला प्रश्न है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का नाम है। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के राज चिकित्सक थे चरक। अगला प्रश्न, तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? क्या कारण था? गांधार कला। तो गांधार कला में तक्षशिला ने महारत हासिल की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई सर्वप्रथम। अगला प्रश्न, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में सबसे अधिक मात्रा में है कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो इसका सही आंसर है कुषाण। अगला प्रश्न है, सतवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो उसका सही आंसर है सीसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। दोस्तों, वासुमित्र ही चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो सही आंसर है सतवाहन। अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया? तो कनिष्क ने आरंभ करवाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। अगला प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे?
और इसका सही आंसर है कनिष्क के दरबार की शोभा है। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में विकास सबसे ज़्यादा हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो आंध्र में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो उड़ीसा में पड़ती है और कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल ने की थी। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले चोल थे, उसके बाद आया शुंग, उसके बाद आया सातवाहन और अंत में आया गुप्त। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणकारों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरियन या ग्रीक ने किया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनिए। तो दोस्तों सूची 1 में शासकों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उपाधि का नाम दिया गया है। तो इसमें मिलान करना है। तो अशोक को प्रियदर्शी पियामपिया के नाम से जाना जाता था, कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता था, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था और कुमारगुप्त को महेंद्रद्वितीय के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व से, 78 ईस्वी से हुआ था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें संवत और किस समय से गणना है उसके बारे में बताना है आपको। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। नहीं दोस्तों माफ़ कीजिएगा, विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो 58 ईस्वी पूर्व में हुई थी और शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में और गुप्त संवत की स्थापना हुई थी 320 ईस्वी में और काली संवत्सर की स्थापना हुई थी 3102 ईस्वी पूर्व में। इसका मतलब इसमें सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो सातवाहन था। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने राज किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। पहला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने जारी किया था। अगला प्रश्न है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे और उसका जो रीजन स्टेटमेंट है वह उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो दोस्तों इसमें ए सही है, यानी कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है आर, तो उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये गलत है। अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानियों की शैली से सम्मिश्रण उसे कहते हैं? तो गांधार कहते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था? तो महायान का था। तो दोस्तों आपको पता है कि 2 सेक्ट होते हैं, हीनयान और महायान। तो हीनयान में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है और महायान में मूर्ति पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो चतुर्थ बौद्ध संघ थी।
तो चतुर्बोध संधि के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, ये कश्मीर में हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो वासुमित्र थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। पुष्यमित्र शुंग ने किसको हराया था? वो बृहद्रथ को हराया था, जो अंतिम मौर्य शासक थे। तो शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? इसका सही आंसर है शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका सही आंसर है गोंदो फिरनस। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो इसका सही आंसर है कडफिसिस II ने। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो शकों ने। त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? तो शक। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यानी सबसे पहले जो आए उसके बाद आए। तो यूनानी, शक और कुषाण। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, किनके द्वारा लाया गया? ग्रीकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्वी दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, क्या था? बैक्टीरिया राज्य था, उसके बैक्टीरिया बोलते थे। चार धातु सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो काषाणपन कहा जाता था, काषाणपन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरों का। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर है कोचीन। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिल्पस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पेडुके नाम से संबोधित किया गया था? तो अरिका मेडु को। अगला प्रश्न है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो डेमेट्रियस ने की थी। हिंद यूनानी राज्य की स्थापना डेमेट्रियस ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो मिनांडर हो गया। अगला प्रश्न, कुषाणों का संबंध था किससे था? तो चीन के यूची जनजाति से था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो अश्वघोष था। अश्वघोष के कहने पे कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची 1 में जो डायनेस्टी है उनके नाम दिए गए हैं और सूची 2 के साथ उसको मैच करवाना है। तो इंडो ग्रीक थे हिंदी यवन, शक थे सिथियन और पार्थव थे पल्लव। अगला प्रश्न है, सूची 1 में राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में राजधानी दिए गए हैं। तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी विदिशा, चेदी की जो राजधानी थी वो थी कलिंग, और सतवाहन की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठन, और कुषाण की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी सीजर की उपाधि धारण की थी? तो कुषाण ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी बहरूद का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप। सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो बृहत कथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, यह स्टेटमेंट गलत है। और सतवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख।
अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका सही आंसर है चेदी वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी के संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, और श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और तीसरा स्टेटमेंट, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसमें केवल दो और तीसरा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। अब अभी से जो प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा वो संगम काल से रिलेटेड होंगे, जिसका टाइम पीरियड पहली से तीसरी सदी ईस्वी थी। तो पहला प्रश्न इसमें, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर है सेनगुट्टवन। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा में शिल्पाधिकरम और मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों संगम काल के बारे में एक बात बता दें, संगम युग से तात्पर्य दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का वह युग है जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई थी। संगम शब्द कवियों के समागम के साथ आने का स्थल है। परंपरागत रूप से एक के पश्चात 3 संगम आयोजित किए गए थे। 3 संगम मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में विभिन्न स्थलों पर आयोजित किए गए। तो एक पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा कि ये जो 3 संगम है वो मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो तोल्पिकयम जो एक व्याकरण की रचना थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर है कदम, यानी कि चेर, चोल और पांड्यन, इन तीनों का जिक्र हुआ है उसमें। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। अगला प्रश्न, तोल्पिकियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। अगला प्रश्न, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। किस समयुगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा था? और इसका सही आंसर है मामुलनार। पहला प्रश्न है दोस्तों, इस पहली सूची में राज्य के नाम दिए गए, दूसरी सूची में राजकीय चिन्ह के नाम दिए गए। तो चेर का जो चिन्ह था वो धनुष था, चोल का जो चिन्ह था वो बाघ था, और पांडे का जो चिन्ह था वो मछली था। दोस्तों तीनों संगमों के बारे में हम डिस्कस करें तो जो पहला संगम था वो मदुरै में हुआ था, और उसके जो अध्यक्ष थे जो अगस्त्यार थे यानी अगस्त ऋषि थे, और उसमें जो ग्रंथ जो उसमें कंपाइल किया गया था वो था अक्तियम। अगला प्रश्न है, सूची 1 में पुस्तक के नाम दिए गए और सूची 2 में लेखक के नाम दिए गए। तो तोल्पिकियम के जो लेखक थे जो तोल्काप्पियर थे, शिल्पाधिकरम के थे वो इलांगो आडिगल थे, मणिमेकलाई के सतनार थे, और जीवक चिंतामणि जो लेखक थे वो तिरुरक्त देवर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 में क्षेत्र का नाम दिया है, सूची 2 में अर्थ का नाम दिया हुआ है। तो कुरिंजी जो है वो पहाड़ी, कुरिंजी जो क्षेत्र है उसका अर्थ था पहाड़ी। पालई जो क्षेत्र था उसका जो अर्थ है वो है मरुभूमि या निर्जल स्थल। मुल्लई जो है जंगल को कहा जाता था, मरुदम कहा जाता कृषि भूमि को, और नेउल कहा जाता तटीय प्रदेश को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 में संगम के बारे में बताया गया और सूची 2 में उसका अध्यक्ष के बारे में बताया गया। तो प्रथम संगम के बारे में मैंने बताया आपको
कि उसके जो अध्यक्ष थे अगस्त्य थे। और जो द्वितीय संगम के जो अध्यक्ष थे वो अगस्त एवं तोलकापियर थे। जो तोलकापियर थे दोस्तों वो अगस्त ऋषि के शिष्य थे। अगला प्रश्न है तृतीय जो अगला जो ऑप्शन है वो तृतीय संगम है, जो कि नक्कीरर के अध्यक्षता में हुई थी। तो उसका जो स्थल था वो था उत्तरी मदुरई। और जो तीसरे संगम थे उसमें उपलब्ध ग्रंथ थे वो अधिकांश ही उपलब्ध ग्रंथ थे। उसमें भारत के सुदूर दक्षिण में कृष्ण एवं तुंगभद्र नदियों के मध्य स्थित प्रदेश को तमिल प्रदेश कहा जाता था। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कपाटपुरम या अलव्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तोल्पिकेयम। अगला प्रश्न है किस ऋषि के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य। अगला प्रश्न है स्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांडे नरेश ने अपना दूत भेजा था। अगला प्रश्न है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तो ये इसको क्या कहा जाता है? तमिल भूमि की का बाइबल कहा जाता है। किसे? कुरल या मुप्पाल को। तमिल का काव्य का इलियड कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो शिल्पाधिकरण कहा जाता है। तो शिल्पाधिकरण के बारे में बता दें तो जो शिल्पाधिकरण थी वो एक नुपुर की कहानी थी। उसके जो लेखक जिसके बारे में पहले बताया कि इलांगो अडिगल थे। इसके विवरण में ये जो इनका लेख है वो जैन माने जाते थे। इसका नायक कोवलन एक व्यवसायी था तथा नायिका कन्नगी एक व्यापारी की कन्या थी। इसकी कथा कावेरी पट्टनम से संबंधित है, जिसमें नायक कोवलन बाद में माधवी नामक वैश्या से प्रेम करने लगता है। कथनाक में उतार चढ़ाव के बाद कोवलन को पांडे शासक नेडुजेलियन द्वारा फांसी दे दी जाती है। कन्नगी द्वारा अपने पति को निर्दोष सिद्ध करने के बाद पांडे शासक नेडुजेलियन की आत्मग्लानि से राज सिंहासन पर ही मृत्यु हो जाती। तत्पश्चात कन्नगी ने अपने क्रोधाग्नि से मदुरा को जला डाला तथा चेर राज में चली गई। वही पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस महाकाव्य में कोवलम एवं कन्नगी की दुर्भाग्यपूर्ण कथा का वर्णन है। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। अगला प्रश्न तमिल काव्य की ओडिसी किसे कहा जाता? तो मणिमेखलाई को कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसके जो लेखक थे वो है सतनार। और इसके विवरण में आपको कुछ बातें बता दें। इसे बौद्ध पुस्तक माना जाता था, यानी कि शिल्पाधिकरण को जैन माने जाते थे और मणिमेखलाई को बौद्ध पुस्तक माना जाता था। इसकी कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ शिल्पाधिकरण की कथा समाप्त होती है। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेखलाई है, जो कोवलन की माधवी से उत्पन्न पुत्री है। कथनाक में उतार चढ़ाव के बाद इसकी नायिका मणिमेखलाई बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो कारिकाल ने की। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में राज्य के बारे में बताया गया है और सूची 2 में उसके प्रख्यात शासक कौन थे उसके बारे में बताया गया है। तो राज्य में जो चेर जो राज्य था उसके जो शासक थे वो तो सेन गुट्टवन, और चोल के थे कारिकाल, और पांडे के नेडुजेलियन। तो नेडुजेलियन जो पांडे के शासक थे, इसका वर्णन जो है शिल्पाधिकरण में भी किया गया है। अगला प्रश्न है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? इसका सही आंसर है कावेरी डेल्टा। अगला प्रश्न है पिलनी के ग्रंथ अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो कोल्वे से निकलते थे। अगला प्रश्न है गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? तो वीरकल या नाड़ुकुल कहा जाता था।
अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो कार्तिकेय के सदृश है। अगला प्रश्न है, संगमकालीन साहित्य में कौन कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पटन के नाम दिए गए, यानी कोस्टल एरियाज के नाम दिए गए जो पश्चिमी भाग में थे, यानी वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में कौन कौन से थे? तो कोरेक, पुहर, तोंडी और मुशीरी। तो इसमें केवल 3 यानी तोंडी और मुशीरी ये जो है वो पश्चिमी तट पर पाए जाते थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, महाकाव्य शिल्पाधिक्रम किससे संबंधित है? तो कथनाक में जैन तत्व से संबंधित है और मणिमेखलाई बौद्ध तत्व से संबंधित है। दोस्तों ये था आपका इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों इस तरह के कंटेंट्स, स्टैटिक कंटेंट्स जो कि वेरियस एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।